नमस्कार दोस्तों, चर्चा देश की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय जगत की कुछ और महत्वपूर्ण खबरें लेकर हम उपस्थित हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुलेटिन, पिछला वीडियो आपने बहुत पसंद किया, उसी के आधार पर एक और वीडियो अंतर्राष्ट्रीय खबरों को लेकर। और सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर जो है वो फ्रांस से है। फ्रांस में राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आए हैं। सबसे पहले आपको बता देता हूँ वोट शेयर के बारे में, किस प्रत्याशी को, किस उम्मीदवार को कितने वोट मिले। देखिए, पहले चरण का जो मतदान है 10 अप्रैल को हुआ और वहाँ पर मारिन ले पेन को 23% और इमैनुअल मैक्रो जो मौजूदा राष्ट्रपति हैं उनको 27% वोट मिले। इसके बाद 24 अप्रैल यानी कि बीते रविवार को मतदान हुआ दूसरे चरण के लिए। यहाँ पर इमैनुअल मैक्रो 58.2% और मारिन ले पेन 41.8% वोट शेयर से पीछे रही। कुल 12 उम्मीदवार मैदान में थे। मारिन ले पेन, इमैनुअल मैक्रो के अलावा 10 प्रत्याशी और थे। देखिए, अब बताते हैं आपको राष्ट्रपति चुनाव का जो प्रोसेस है वो फ्रांस में कैसे होता है। देखिए, फ्रांस में राष्ट्रपति चुनाव सबसे बड़ा जो पद है फ्रांस में सरकार का, स्टेट का, वो राष्ट्रपति होता है। इसके लिए 18 साल की उम्र चाहिए होती है। वोट करने के लिए भी फ्रांस में 18 साल की उम्र चाहिए होती है और राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार होने के लिए भी 18 साल की उम्र चाहिए होती है। इसके अलावा फ्रांस का नागरिक होना चाहिए जो भी राष्ट्रपति का उम्मीदवार है। इसके अलावा दो सदन फ्रांस में होते हैं। देखिए, नेशनल असेंबली और सेनेट। नेशनल असेंबली जैसे भारत में लोकसभा और सेनेट यानी कि भारत में राज्यसभा। देखिए, फ्रांस यूरोप का महत्वपूर्ण देश है जैसा कि मैंने आपको बताया, और इसकी जो राजनीति की नींव है यानी कि जो पॉलिटिकल सिस्टम की नींव है वो चार्ल्स डिगोल ने बताई थी। जनरल चार्ल्स डिगोल 1939 से 1945 तक दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ये जनरल थे। जर्मनी वगैरह से जब फ्रांस जीता था और दूसरे विश्व युद्ध में जीत का श्रेय इनको दिया जाता है। ये बाद में फ्रांस के राष्ट्रपति भी बने। और पहले चरण में अगर किसी व्यक्ति को, किसी उम्मीदवार को 50% से अधिक वोट मिल जाते हैं तो उसे वहीं विजेता घोषित कर दिया जाता है। लेकिन आधुनिक फ्रांस के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि पहले चरण में किसी को 50% से अधिक वोट मिल जाए। अब देखिए, फ्रांस में राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों के बाद क्या क्या घटनाक्रम हुए वो बता देता हूँ। देखिए, फ्रांस में राष्ट्रपति चुनाव के जब नतीजा आए तो आईफल टावर पर इमैनुअल मैक्रो और उनके समर्थकों ने जश्न मनाया। इमैनुअल मैक्रो ने पार्क में उनसे मुलाकात की, जनता को संबोधित किया। मारिन ले पेन ने कहा है कि वो एक मजबूत विपक्ष साबित होगी इमैनुअल मैक्रो के लिए। देखिए, फ्रांस के नतीजे कहीं ना कहीं यूरोपियन यूनियन और नाटो के लिए भी एक राहत की सांस लेकर आए हैं। आपको बताऊं कि नाटो और यूरोपियन यूनियन इनके खिलाफ मारिन ले पेन की थोड़ी पॉलिसी थी। जिस तरह से वो बयान दे रही थी पुतिन के समर्थन में, उन्होंने कहा था कि यूरोपियन यूनियन को फ्रांस को बजट कम करना चाहिए और फ्रांस को अपना भला पहले सोचना चाहिए। तो यूरोप के कई नेताओं ने, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, यूक्रेन के जो राष्ट्रपति है जेलेंस्की, उन्होंने भी यहाँ पे बधाई दी है इमैनुअल मैक्रो को। तो यूक्रेन के लिए भी एक राहत की सांस है। दोस्तों, कई जगह हिंसा हुई नतीजों के बाद। हालांकि कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि ना हमें ले पेन चाहिए, ना हमें इमैनुअल मैक्रो चाहिए। और गोलीबारी में 3-4 लोगों की मौत हुई, आंसू गैस के गोले दागे गए, फायरिंग हुई। दोस्तों, फ्रांस की कुछ जो इमैनुअल मैक्रो, उनके बारे में थोड़ा बता दूं। इमैनुअल मैक्रो राजनीति में आए थे, उससे पहले वो बैंकर थे। 2016 में वो राजनीति में आए तो एक साल में अपनी नई पार्टी बनाकर एम्फेसिस, उन्होंने ज़बरदस्त जीत 2017 में दर्ज की। सोशलिस्ट और रिपब्लिक पार्टी जो वहाँ की एक पारंपरिक पार्टी रही है, कई सालों तक फ्रांस पर राज किया, उन पर जनता ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और भ्रष्टाचार के खिलाफ इमैनुअल मैक्रो ने लड़ाई करी और 2017 में ताबड़तोड़ 66% वोट जीतकर वो सत्ता में आए। हालांकि उनका वोट शेयर कम हुआ है, उनके सामने बड़ी चुनौतियां हैं, कोरोना से लेकर अर्थव्यवस्था तक, और यूक्रेन रूस युद्ध भी उनके लिए एक बड़ी समस्या होगी। तो ये बात हुई फ्रांस की। अब बात करते हैं इंग्लैंड की। निश्चित रूप से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का भारत दौरा एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबर है। बोरिस जॉनसन 21 और 22 अप्रैल को भारत दौरे पर आए। 21 अप्रैल को पहले वो गुजरात आए, साबरमती आश्रम में उन्होंने महात्मा गांधी को याद किया।
चरखा चलाया, बुलडोज़र प्लांट का उद्घाटन किया। 22 तारीख को हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी से मुलाकात की। उन्होंने कई बड़ी बड़ी बातें कही, पहले वो बता देता हूँ। उन्होंने कहा कि नीरव मोदी और भगोड़े विजय माल्या को हम जल्द भारत सौंपने की तैयारी कर रहे हैं, जो पंजाब नेशनल बैंक के घोटालेबाज है, इंग्लैंड जाके बैठे हैं। उन्होंने कहा कि कानूनी प्रक्रिया है, नहीं तो ब्रिटेन की सरकार उनको जल्द से जल्द भारत सौंप जाती है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया में देरी हो रही है। उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रगुजार हूँ इतने शानदार स्वागत के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अमिताभ बच्चन या फिर सचिन तेंदुलकर हूँ, और अपना खास दोस्त बताया है नरेंद्र मोदी को। आपको ये याद होना चाहिए कि ब्रिटेन वही देश है जिसने हिंदुस्तान पर 200 साल राज किया, भारत पर 200 साल राज किया। उस देश के प्रधानमंत्री का ऐसा कहना कहीं ना कहीं भारत के लिए बड़े मायने रखता है। क्या क्या डील्स हुई है इन दोनों देशों के बीच में, पहले वो बता देते हैं। देखिए, बोरिस जॉनसन ने कई डील्स की है नरेंद्र मोदी के साथ। पहली डील, महत्वपूर्ण डील ये है कि फाइटर जेट्स बनाने में ब्रिटेन भारत की मदद करेगा। भारत अपने खुद के फाइटर जेट्स बनाने की कोशिश कर रहा है, वो विदेश से उसको खरीदता आया है, लेकिन अब वो अपनी नई टेक्नोलॉजी के साथ उसको बनाने की मदद कर रहा है। उसमें ब्रिटेन भारत की मदद करेगा पहली डील के तहत। दूसरी डील के तहत मुक्त व्यापार समझौता यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ये क्या है? देखिए, आयात निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर जो टैक्स लगता है दोनों देशों के व्यापार के बीच, वो बिल्कुल सीमित हो जाएगा। इससे 2030 तक भारत और ब्रिटेन में जो व्यापार है वो दुगना होने का अनुमान है, और अक्टूबर में इस पर हस्ताक्षर करेंगे नरेंद्र मोदी और बोरिस जॉनसन औपचारिक रूप से। तीसरी खबर है, मतलब तीसरी डील है आपकी फ्री एक्सपोर्ट डील, फ्री एक्सपोर्ट लाइसेंस। यानी कि अगर भारत एक ब्रिटेन से कोई हथियार खरीदता है तो उसको समय से पहले वो मुहैया होगा। इससे पहले ब्रिटेन ने ये अधिकार यानी कि ये लाइसेंस सिर्फ यूरोपियन यूनियन और अमेरिका को दिया है। उन्होंने राजघाट जाके महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी, और ये भी कहा कि भारत की जो वैक्सीन मेरे हाथ पे लगी है उसके लिए मैं पीएम मोदी का शुक्रगुजार हूँ, और भारत की तारीफ उन्होंने बहुत की है। तो भारत और ब्रिटेन के बीच में रिश्ते सुधर रहे हैं, इससे तो यही संकेत मिल रहे हैं। इसके अलावा बात करते हैं तीसरी बड़ी खबर की, अंतर्राष्ट्रीय खबर, यूक्रेन और रूस का युद्ध। देखिए, यूक्रेन और रूस का युद्ध एक महत्वपूर्ण खबर है। युद्ध को 65 दिन हो चुके हैं, 65 डेज हो चुके हैं, यानी कि 65 दिन हो चुके हैं, और अब तक कोई भी समाधान नहीं हुआ है। जो कि यूएन है, संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख है, उन्होंने पुतिन से मुलाकात की है। इटली के जो राष्ट्रपति उनसे मुलाकात की है। राष्ट्रपति बाइडन ने, अमेरिका के कई घटनाक्रम हुए हैं। बोरिस जॉनसन ने अपील की है कि जो भी देश यूक्रेन के साथ है वो यूक्रेन को हथियार दे। अब इन युद्ध जो हो रहे हैं ये 65 डेज से, 65 दिनों से, इस युद्ध का असली कारण क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, इसका कारण है नाटो। नाटो के बारे में थोड़ा बता देता हूँ पहले, उसके बाद बात करेंगे विस्तार से। नाटो, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, एटलांटिक ओशन के आसपास के 30 देशों का समूह है। 1945 में यूएसएसआर के खिलाफ ये एक ग्रुप तैयार हुआ था। इसकी अध्यक्षता मुख्य रूप से अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, टर्की, डेनमार्क, कनाडा जैसे कई बड़े बड़े देश इसमें शामिल हैं। नाटो, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये एक मिलिट्री समूह है, सैनिक समूह है। इसमें यूक्रेन इसका हिस्सा बनना चाहता है। 30 देश हैं तो यूक्रेन इसका हिस्सा बनना चाहता है। तो क्यों बनना चाहता है सबसे पहले बताता हूँ, और रूस क्यों नहीं चाहता कि यूक्रेन उसका हिस्सा बने। देखिए, यूक्रेन इसीलिए उसका हिस्सा बनना चाहता है। 1917 में जब बोल्शेविक ने जान निकोलस के तख्ता पलट किया था और रशिया का रेवोल्यूशन हुआ था, रूस की क्रांति हुई थी, उसके बाद सब देश अलग अलग हुए थे, और 1917 से 1920 तक वो एक इंडिपेंडेंट देश बना था। लेकिन उसके बाद वो यूएसएसआर में मिल गया। यूएसएसआर यानी कि यूनाइटेड ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक बहुत बड़ी पावर थी, बहुत बड़ी महाशक्ति थी। जो कोल्ड वॉर हुआ था, आप सबको पता है, यूएसएसआर और अमेरिका के बीच में कितना भयावह समय था, वो तीसरा विश्व युद्ध होते होते बच गया था कहते हैं। तो 1992 से माफ कीजिए 1920 से 1991 यानी कि 1920 से 1991 में यूएसएसआर का ये हिस्सा था। लेकिन 1991 में यूएसएसआर के टुकड़े हुए, कई उसके पॉलिटिकल कारण है। अमेरिका ने इसमें बहुत बड़ा रोल निभाया और बहुत
तरह से 15 देश पूरी तरह से यूएसएसआर से अलग हुए और यूएसएसआर की शक्ति कम हो गई। यही शुरुआत थी रूस और अमेरिका के बीच में एक बहुत गर्म माहौल की। देखिए 1991 के बाद वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री जरूर बना, लेकिन उसके मन में एक डर था कि कहीं ना कहीं ये रशिया कभी भी हम पर हमला कर सकता है, रूस कभी भी हम पर हमला कर सकता है, और इसी की वजह से वो नाटो में जाना चाहता है एक अपनी सुरक्षा के लिए। लेकिन नाटो ने एक भी सिपाही उसके लिए नहीं भेजा है अभी तक। ये बात भी यूक्रेन को समझनी होगी, लेकिन हथियार मुहैया करा रहा है लगातार, युद्ध का विरोध वो कर रहा है, रूस का आलोचना कर रहा है, पुतिन की आलोचना कर रहा है। देखिए दोस्तों, रूस क्यों नहीं चाहता कि यूक्रेन जाए नाटो में? देखिए रूस के लिए बहुत नुकसान का सौदा होगा। देखिए आपको कुछ ज्योग्राफिकल कारण भी जानने होंगे। पश्चिमी देश और रूस में अभी दूरी है 1300 किलोमीटर के लगभग, और यूक्रेन जब नाटो का देश बन जाएगा तो आसानी से मिलिट्री वहाँ पर आ सकती है और रूस पर जब युद्ध होगा तब हमला कर सकती है। तो कहीं ना कहीं सिर्फ 600 किलोमीटर की दूरी रह जाएगी यूक्रेन और रूस में। जो 600 किलोमीटर की दूरी है वो पश्चिमी देशों के लिए, और ये रूस के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। रूस के क्रांति के नायक व्लादिमीर लेनिन ने एक बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि यूक्रेन को गंवाना रूस के लिए ऐसा ही होगा जैसे एक शरीर को उसके धड़ से अलग होना होता है। तो आप समझ सकते हैं कि यूक्रेन रूस के लिए कितना ज़रूरी है। रूस लगातार अंतर्राष्ट्रीय खबरों में बना हुआ है। भारत का स्टैंड भी रूस के साथ लग रहा है, लेकिन अभी तक भारत कह रहा है कि हम किसी के साथ नहीं है। जिस तरह से उसने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया, तो भारत की विदेश नीति की भी इसमें तारीफ होगी। लास्ट खबर आपको बता देता हूँ। देखिए आखिरी खबर यही है कि जो ट्विटर है उसको पूरी तरह से अब खरीद लिया है एलन मस्क ने। ट्विटर की चिड़िया उनके कब्जे में आ गई है, उनके पिंजरे में आ गई है। उन्होंने कहा है कि हम फ्री स्पीच को बढ़ावा देंगे। दोस्तों ये थी अंतर्राष्ट्रीय जगत की कुछ बहुत बढ़िया खबरें, और ये सीज़न अंतर्राष्ट्रीय खबरों का आपको कैसा लग रहा है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।